हेलो फ्रेंड्स। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे हमने समझा था कि अगर मेरे पास कोई स्पेस में चार्जेस है, इस तरीके से तीन या उससे भी ज़्यादा चार्जेस हो सकते हैं, तो इन चार्जेस के कारण उस स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो उसका एक फॉर्मूला निकल कर आया था दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के विच इज कूलम्स कांस्टेंट इनटू समेशन ऑफ I and j up to n qi qj divided by rij for all pairs। ठीक है, दिस वॉज अवर फॉर्मूला। अब आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि व्हेन देयर वाज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एज सच, एंड बिकॉज ऑफ दैट potential energy we have found it through this formula. Okay, now let's move further. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि वी हैव अ स्पेस वेन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो देखिए, मैं इस स्पेस में क्या कर लेता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट मान लेता हूँ। सो इस तरीके से स्पेस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, चलो, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर मुझे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज अरेंज करना है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज मतलब Q1 Q2 Q3 ऐसे चार्जेस यहाँ पर लाने हैं। तो सबसे पहले इस स्पेस में मैं लाऊंगा एक पहला चार्ज Q1, कहीं से इन्फिनिटी से उठाकर ला रहा हूँ। तो मान लीजिए इन्फिनिटी से उठाकर मैंने एक ऐसे चार्ज यहाँ पर ला लिया है। दिस इज माई चार्ज Q1। ओके, अब पहले केस में क्या होता था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और मैं दूर से कहीं पहला चार्ज लेकर आ रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ता था, बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज इन अपोजिशन टू द फर्स्ट चार्ज Q1। बट यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस चार्ज को डेफिनेटली अफेक्ट करेगी जब हम उसे कहाँ से ला रहे होंगे, इन्फिनिटी से ला रहे होंगे। तो आई मस्ट डू सम वर्क टू ब्रिंग दिस चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी। सो इसके लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम W1 कहेंगे। सो W1 इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेड पोजीशन। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज यहाँ पर लाएंगे और फिर तीसरा चार्ज लाएंगे, तो उनके लिए भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम मान लीजिए बेसिक थ्योरी अगर लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, हमें लिखना पड़ेगा कंसिडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is present in space, is present in a फ्री स्पेस में लिख रहा हूँ, फ्री स्पेस। फिर मैं लिख रहा हूँ लेट्स ब्रिंग चार्ज Q1, कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, लेट्स से इसको 0.1 नाम दे देते हैं, 0.1 इन द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो इसे मैं 0.1 कह रहा हूँ। 0.1 पर हमने क्या कर लिया है, एक Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से ला लिया है। अब जब इसको लाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा विच इज W1। सो नेक्स्ट आई एम राइटिंग द वर्क रिक्वायर्ड फॉर चार्ज Q1 इज W1। और हम जानते हैं W1 वुड बी इक्वल टू, दैट वर्क डन वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सोर्स चार्ज। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी सोर्स चार्ज की होगी। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या फिर उस सोर्स चार्ज के कारण ये जो हमारा पहला पॉइंट है उस पर जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज एट 0.1 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q1। ठीक है, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना सेकंड चार्ज लेकर आते हैं एंड दैट सेकंड चार्ज इज Q2। तो मान लीजिए मैं इन्फिनिटी से, कहीं से दूर से इन्फिनिटी से एक दूसरा चार्ज लेकर आ रहा हूँ विच इज Q2। ठीक है, एंड दिस इज पोजीशन 2। और ये जो Q1 और Q2 है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा
उसे हम R12 मार्क कर लेंगे, R12 मार्क कर लेंगे। तो चलो फिर मैं बोल रहा हूँ लेट्स ब्रिंग अनादर चार्ज, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अनादर चार्ज Q2 is brought at distance R12 from charge Q1, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी। सो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, अनादर चार्ज Q2 इन्फिनिटी से लाकर रख दिया है। अब हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड वर्क डन इज W2। सेकंड चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो कितना है, W2 वर्क डन है, ठीक है। अब ये देखिए W2 कितना होगा, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हमने पहला चार्ज लाया था तो वर्क डन था V1 दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज एट पोजीशन 1 मल्टीप्लाइड बाय Q1। अब जब सेकंड चार्ज लेकर आ रहे हैं तो इसके लिए भी तो वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन किस किस के अगेंस्ट करना पड़ेगा वर्क डन। सबसे पहले तो ये जो सोर्स चार्ज के कारण जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। और फिर सेकंडली अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ज है Q1 उसकी भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी Q2 के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो आई एम राइटिंग W2 दैट इज वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 वुड बी इक्वल टू electric potential of the source charge at position 2 multiplied by charge Q2 plus work done against charge Q1 would be K Q1 into Q2 upon R12। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज कितना हुआ व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज वुड बी द समेशन ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज प्लस समेशन प्लस वर्क डन टू ब्रिंग द सेकंड चार्ज। अब हम जानते हैं वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट सोर्स चार्ज at point 1 multiplied by charge Q1 plus work done for the second charge कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at point 2 ड्यू टू सोर्स चार्ज multiplied by charge Q2 plus K Q1 Q2 अपॉन R12 रहेगा याद आपको। चलो ठीक है, तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी U। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल पोटेंशियल एनर्जी U for the system of 2-point charges when there is a presence of external electric field E। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस कैलकुलेट करना हो तो वो भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिकल potential energy for system of 3 charges this is also very easy। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ सम सोर्स चार्ज। यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले चार्ज लेकर आया है पोजीशन 1 पर Q1 चार्ज, फिर पोजीशन 2 पर Q2 चार्ज, एंड देन अब हम क्या करेंगे, एक थर्ड चार्ज लेकर आएंगे इन्फिनिटी से। दिस इन्फिनिटी से मैंने एक थर्ड चार्ज ला लिया है विच इज चार्ज Q3 एट पोजीशन 3। और हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज कितना था, दैट वाज R12। वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट चार्ज एंड थर्ड चार्ज हम कितना ले लेंगे, R13, एंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड चार्ज एंड सेकंड चार्ज हम ले लेंगे R12।
R23। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे अटेंड कर लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज वाज इक्वल टू V1, that is electric potential due to source charge at point 1 multiplied by charge Q1. Then W2 is equal to V2 into Q2 plus K Q1 Q2 upon R12, and we have to bring third charge. So let's bring third charge Q3। कहाँ से ला रहे हैं हम उसको? फ्रॉम इन्फिनिटी एट पोजीशन 3। ठीक है, एट पोजीशन 3 द रिक्वायर्ड वर्क डन, क्या लिखना पड़ेगा? द रिक्वायर्ड वर्क डन इज W3। अब W3 की वैल्यू कितनी होगी? W3 वुड बी इक्वल टू, देखो जब मैं इस चार्ज Q3 को लाऊंगा ना, तो मुझे तीन केसेस में वर्क डन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना है। दूसरा, ये जो चार्ज Q1 है उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना है। एंड सेकंडली, ये जो सेकंड चार्ज है Q2, इसके भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके भी अगेंस्ट वर्क डन करना है। तो यहाँ पर फिलहाल हम क्या करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करेंगे टू ब्रिंग दिस Q3 चार्ज एट रिस्पेक्टिव पोजीशन 3। सो दिस वुड बी इक्वल टू दैट वर्क डन W3, दिस W3 वुड बी इक्वल टू V3। अब V3 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। ये जो पहले से ही हमारे पास सोर्स चार्ज के कारण जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण जो पोटेंशियल आएगा कहाँ पे? इस थर्ड पॉइंट पे, वो है V3 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q3 प्लस देन वी हैव टू सी वर्क डन अगेंस्ट द चार्ज Q1। तो Q1 और Q3 के बीच के लिए वर्क डन हम कैसे लेते हैं? K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, अब देखिए ये जो है वर्क डन थर्ड चार्ज के लिए हो गया। अब हमें क्या करना है? पूरे तीनों चार्ज के कारण जो सिस्टम बना है, या जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस जो स्पेस पर हमने दी है, दैट इज U इज इक्वल टू कितना होगा? वर्क डन टू ब्रिंग फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज, इनका क्या हो जाएगा? वो समेशन। एंड दिस वैल्यू जो है दिस वुड बी इक्वल टू, पहले तो मैं इसको मार्क करके रख रहा हूँ बॉक्स से। ठीक है, ये हो गया वर्क डन, इतना हमें निकालना पड़ेगा। और इसको जो हम फाइंड करेंगे तो फाइंड करने के बाद वो कितना आ जाएगा? देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन W1, वो कितना है? विच इज V1 इंटू Q1 प्लस सेकंड चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा था? V2 इंटू Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस थर्ड चार्ज के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा है? V3 Q3 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है? वी हैव फाउंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री चार्ज सिस्टम। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q। ओके, दिस इज अ सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज से अगर मैं बोलूँ R1 डिस्टेंस पर, सोर्स चार्ज से R1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R1 बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज कैपिटल Q वुड बी K कैपिटल Q अपॉन R1। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें मिलेगा पोटेंशियल KQ अपॉन R1। यहाँ से सोर्स चार्ज से मैं दूसरा एक डिस्टेंस ले रहा हूँ R2, और R2 पर अगर पूछूं पोटेंशियल कितना होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू VR2 बिकॉज ऑफ कैपिटल Q चार्ज वुड बी इक्वल टू KQ अपॉन R2। ये भी ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं,
इस पर्टिकुलर R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज लेकर आते हैं। मान लीजिए मैं स्मॉल Q1 चार्ज लेकर आ रहा हूँ, तो स्मॉल Q1 चार्ज लेकर आ रहा हूँ। अब ये जो चार्ज लाया होगा, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस सोर्स चार्ज। अगर सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 चार्ज को जब मैंने इन्फिनिटी से लाया, तो आई मस्ट हैव डन सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस कैपिटल Q चार्ज विच इज माई सोर्स चार्ज। तो जितना भी मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है टू ब्रिंग दिस स्मॉल Q1 चार्ज, उसको मैं लिख रहा हूँ W1, ठीक है। सो W1, अब W1 कितना होगा? वुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज एट डिस्टेंस 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q1, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा एक चार्ज है Q2, उसको लेकर आता हूँ कहाँ पर? ये जो R2 डिस्टेंस है वहां पर Q2 चार्ज लेकर आता हूँ, और Q2 चार्ज और Q1 चार्ज के बीच के डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ R12, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज R12। अब देखिए ये जब Q2 चार्ज मैं इन्फिनिटी से लेकर आऊंगा, तो मुझे वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके अगेंस्ट भी करना है, और Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ W2। W2 इज द वर्क डन फॉर चार्ज Q2। सो W2 अब हम लिखेंगे दिस वुड बी इक्वल टू VR2। VR2 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ सोर्स चार्ज Q एट डिस्टेंस R2 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2 प्लस, अब वर्क डन होगा इन दो चार्ज के बीच में, दैट इज K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, एंड दस टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड बी देन VR1 इंटू Q1 प्लस VR2 इंटू Q2 प्लस K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, ठीक है। आई होप कि ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8.13 देख लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस -2 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम with no external field placed at -8 सेंटीमीटर 00 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें, +8 सेंटीमीटर 00 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सेकंड फिर उसमें बोला है सपोज द सेम सिस्टम ऑफ द चार्जेस is now placed in an external electric field where electric field intensity E is equal to A upon R square, where A का वैल्यू दिया है 8 into 10 to the power 5 1 by centimeter square, that is per centimeter square. What would be the electrostatic potential energy of the configuration, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चार्जेस हमें बोले हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर ली है। दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, ओके। जेड एक्सिस इस तरीके से होगा, हालांकि अभी जेड एक्सिस का हमें काम नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके रखता हूँ। तो ये हो गया मान लीजिए आपका जेड एक्सिस। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला है हमें, -2 माइक्रोकूलम चार्ज इज सिचुएटेड एज -8 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर। इस सेंटर से एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ माइनस एक्स एक्सिस की तरफ कितने सेंटीमीटर जाना है? 8 सेंटीमीटर जाना है। तो वहाँ पर आएगा चार्ज, कौन सा चार्ज आएगा? -2 माइक्रोकूलम। सो दिस इज -2 माइक्रोकूलम विच इज नथिंग बट -2 इंटू 10 to the power -6 कूलम, ठीक है। -2 इंटू 10 to the power -6 कूलम, ये हो गया -2 चार्ज। इसको मैं थोड़ा सा और राउंड करके रखता हूँ। चलो फिर दूसरा कौन सा चार्ज दिया है हमें? +4 माइक्रोकूलम चार्ज एट +8 सेंटीमीटर, दैट इज एक्स एक्सिस पर +8 सेंटीमीटर पर हम जाएंगे। ये था -8 सेंटीमीटर, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दिस इज +8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर चार्ज कितना है? +4 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10 to the power -6 कूलम, ठीक है। चलो अब पहले हमें बोला है
कि विथ नो एक्सटर्नल फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल है। ए पार्ट को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ए पार्ट में जानते हैं हम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बिटवीन द टू चार्ज सिस्टम, इट इज डायरेक्टली गिवन एज यू इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। R12 मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस -2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड +4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो इनके बीच का डिस्टेंस एक्चुअली कितना है, 8 + 8 16 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर मैं मार्क करके रख रहा हूँ, दिस डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर का ही मतलब हुआ 16 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो चलो फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, हम जानते हैं। Q1 कितना दिया है, -2 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 इज +4 इंटू 10⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय R12 विच इज 16 इंटू 10⁻2 मीटर। चलो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन दिस इज 2 1 जा 2 एंड 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4.5। दिस इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया -1 इंटू 10⁻6 इंटू 10�6 इंटू ये जो न्यूमरेटर में हमने लाया है 10⁻2 को, वो हो जाएगा 10⁻+2। ये हो जाएगा -4.5 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻12। सो माई फाइनल आंसर वुड बी -4.5 इंटू 10⁻1 विच इज एक्चुअली इक्वल टू -0.45 जूल। ठीक है, तो दिस इज माई आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, बी पार्ट की ओर। चलेगा, अब बी पार्ट को ध्यान से देखते हैं। बी पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं यहां पर डेटा लिख लेता हूं। सो बी क्या बोला है बी पार्ट में, सपोज उन्होंने बोला है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो फॉर्मूला है वो उन्होंने मेंशन करके रखा है, वेयर ए इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर द चार्ज सिस्टम व्हेन दे आर केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आता है U इज इक्वल टू, देखना पड़ेगा पहले चार्ज का वर्क डन दैट इज V1 इंटू Q1 प्लस सेकंड चार्ज के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा V2 इंटू Q2 प्लस के Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। ठीक है, चलो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1 और V2, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम जानते हैं जनरली V का फॉर्मूला होता है K इंटू क्यू अपॉन R। अब ये जो फॉर्मूला है ये कब काम का आता है, जब हमें Q की वैल्यू पता हो और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू Q वो हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज से निकली होगी, तो ये सोर्स चार्ज हमें कहाँ इमेजिन करना है, तो जहाँ से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कंसिडर करना होता है यहीं से हम मानेंगे कि वहाँ पर हमारा क्या होगा, एक सोर्स चार्ज होगा। और इस सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी, आउटसाइड होगी। ठीक है, वैसे ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ना, इस एक्सप्रेशन से ही समझ में आता है कि दिस पर्टिकुलर चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज। अब ये कैसे समझ में आता है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट समझ आप बस इतना समझ लीजिए कि इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सेंटर है उसी सेंटर पे हम मानेंगे कि हमारा सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज से अगर मैं पहले चार्ज का डिस्टेंस पता करूँ तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर।
वैसे ही R2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, R2 वुड ऑल्सो भी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो R1 और R2 तो हमें पता चल गए, लेकिन Q की वैल्यू नहीं दी है। तो अब ऐसे केस में हम कैसे पता करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये हमें पता है। हम क्या करेंगे, E की वैल्यू जो हमें दी हुई है, कहाँ पर दी है, इस एक्सप्रेशन में A इंटू 1/r², उसको पुट करते हैं। सो दिस इज A इंटू 1/r² इज इक्वल टू वी बाय आर। एक आर इस स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचता कितना है, V इज इक्वल टू A अपॉन आर। V इज इक्वल टू A अपॉन आर। तो अगर पहले चार्ज के लिए पोटेंशियल की बात करें, मतलब अगर मैं V1 के लिए बात करूं, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अगर मैं V1 की बात करूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा A अपॉन R1, और V2 की बात करूं दैट इज पोटेंशियल एट सेकंड चार्ज, सो दैट वुड बी A अपॉन R2। चलेगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो नेक्स्ट पेज पर लेके जाता हूं मैं इसको। सो देयरफॉर U इज इक्वल टू, अब V1 लिखना पड़ेगा हमें, V1 लिखना पड़ेगा। देखिए ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू A अपॉन R1 इंटू Q1 प्लस V2 कितना आ जाएगा, A अपॉन R2 इंटू Q2 प्लस क्या बचता है लास्ट में, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। ठीक है, चलो U इज इक्वल टू, अब A की वैल्यू देकर रखी है, कितनी दी है हमें A की वैल्यू, 8 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हम जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो सारे कैसे यूज़ करने वाले हैं, मीटर। मतलब ये कूलम हो गया, मीटर हो गया, या फिर कूलम्स का कांस्टेंट होता है विच इज़ 9 इंटू 10⁹ वगैरह। ये सारे जो कांस्टेंट्स है या फिर ये सारे जो वैल्यूज़ है, इनका जो यूनिट होगा वो ऐसा यूनिट होगा, तो ए को भी हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना आएगा, अगर ए को मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ तो दिया कितना है, देखिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। A इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁵ 1 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁵ 1 अपॉन, एक सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, सॉरी 10⁻⁻² मीटर, और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। और 10⁻⁻4 को अगर मैं न्यूमरेटर में लेकर आ जाऊं तो ये होगा 8 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁴। ये बन जाएगा 8 इंटू 10⁻⁹ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ ए, और इस वैल्यू का ही हम यूज करेंगे किसके लिए, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। चलेगा, चलो। सो ए इज 8 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय R1 कितना है, R1 इज द सोर्स चार्ज से लेके पहले चार्ज का डिस्टेंस विच इज 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इंटू Q1 इज -2 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, प्लस अगेन 8 इंटू 10⁹ कहाँ से आया, ये ए की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर ली है, डिवाइडेड बाय R2 इज अगेन सेम 8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू चार्ज Q2 कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, प्लस अब देखिए ये जो है के Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, इसे हमने क्वेश्चन के ए पार्ट में पहले ही सॉल्व कर लिया है, जिसका वैल्यू आया था -0.45 जूल। ठीक है, तो वो उस वैल्यू को मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूँ। चलेगा, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सो U वुड बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁹ अपॉन 8 इंटू 10⁻², यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। दूसरा 10⁻⁻6 भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए 8 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, मेरे पास बचता है -2 प्लस 4, -2 प्लस 4, ये एक ब्रैकेट हो गया, -0.45। चलो, सो U वुड बी इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 8 8 कैंसिल हो गया,
अब 10⁻⁻² है, ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा 10⁻²। सो मैं इसे लिख सकता हूँ फिर u इज इक्वल टू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 माइनस 0.45। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5 माइनस 0.45। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे, 2 इंटू 10⁻5 ये बहुत बड़ा नंबर है कंपेयर टू 0.45, तो हम 0.45 को क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसे निग्लेक्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा u इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻5 जूल, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ।